हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है और हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन को सीडीपी के करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है। और मैंने सीटेट को 3 बार क्वालिफाई किया है और मेरा आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अभी तक के सारे लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं और आपको और भी फ़ायदा वहाँ पे मिलेगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा रीज़नेबल होना चाहिए, तभी मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगी। और उसके अलावा आप अगर सीडीपी के इतने क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका सीडीपी कहीं से भी नहीं फंसेगा। और सीटेट में तो आप सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए। सीडीपी का पेडागोजी हो, हिंदी का पेडागोजी हो, इंग्लिश का पेडागोजी हो, संस्कृत का पेडागोजी हो या फिर कोई भी पेडागोजी हो, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ सीडीपी पर बनती ही जाएगी। सीडीपी मतलब कि हर सब्जेक्ट के पेडागोजी पर आपकी पकड़ जो है वो बनती जाएगी। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी मतलब कि प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस करवाऊँ आपको, और मैं करा भी रही हूँ। हिंदी भी मैं करा रही हूँ और अभी इंग्लिश मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसके अलावा और मैं सीडीपी का प्रैक्टिस मैं करा ही रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद था। लेकिन अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले 10 क्वेश्चन को मैंने मतलब क्वेश्चन पेपर 10 पार्ट में मैंने और प्रैक्टिस सेट बनाया है। हम लोगों ने उसे भी प्रैक्टिस किया है। और उसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के ईयर वाइज क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसके अलावा 1000 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हमारा कोर्स होगा वो सीटेट के लिए जो कि 2021 में होने वाला है, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा। क्योंकि अगर आपकी समझ पेडागोजी पे बन जाती है तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप करें। और आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित 15 क्वेश्चन को आज करेंगे और 15 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग मतलब 2 पार्ट में हम लोग जीन पियाजे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस को कर लिए और सही कर लिए, अगर आप कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले जीन पियाजे वाला मेरा वीडियो जाके देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। पहला एग्जाम्पल है, मतलब पहला ऑप्शन है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक को हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल कहेंगे, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, जो कि पियाजे के थियरी का दूसरा स्टेज होता है। पहला जो होता है वो संवेदी गामक होता है, इंद्रिय जनित अवस्था, और दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मेरे ख्याल से ये चारों ही आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से याद होगा। तो अभी इसमें से दूसरी जो स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग, उसके बारे में पूछा जा रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैं आप लोगों से बार बार एक बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार अलग अलग टर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें से पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि आत्म केंद्रिता। तो जो ईगो सेंट्रिज्म होती है, आत्म केंद्रित को हम हिंदी में ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का जो ज़िंदगी होता है, मतलब बच्चा जैसे ये है और सारी चीज़ों को वो अपने आप से जोड़ के देखता है, ठीक है। यही होती है आत्म केंद्रिता, मतलब वो अपने तक ही रह जाता है। कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप से जोड़ कर देखना है। दूसरा है कि जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद जो होती है वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जीववाद, ठीक है। तो जीववाद में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो
निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है। जैसे कि बच्चे को कई बार टेबल से अगर चोट लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है। अगर हम टेबल को अगर उसके सामने मारते हैं कि हाँ, थपथपा देते हैं तो वो चुप हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इसको अब मम्मी ने मार दिया या फिर किसी ने मार दिया तो उसको भी चोट लग गई, ठीक है? तो वो निर्जीव को सजीव समझता है यहाँ पे, ठीक है? वो जीव हुआ जिसे कि एनिमिज़्म भी बोलते हैं। और अगला है कि अपलटावी, ठीक है? अपलटावी जो गुण होता है, जो अपलटावी का जो गुण होता है वो इरिवर्सिबिलिटी, वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। लेकिन जो संधारण या फिर कंजर्वेशन, जिसे कि हम कंजर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में संधारण या फिर संरक्षण भी बोलते हैं। हिंदी में हम उसे संधारण या फिर संरक्षण भी बोलते हैं हिंदी में हम उसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता होती है, ना कि प्री ऑपरेशनल अवस्था की, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता होती है। तो हम सभी को पता है, मैंने अपनी वीडियो में ये सब कंफर्म भी किया है। लेकिन अगर आप लोगों को फिर से पियाजे पर वीडियो देखनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं फिर से पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, मैस्लो, एरिक एरिक्सन, बैंड्यूरा सबके बारे में एक एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैं फिर से बना सकती हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो डी होगा कि कंजर्वेशन जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। मतलब बच्चे, कंजर्वेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि बच्चा मतलब ये समझने लगता है कि कोई भी चौड़ा बर्तन है और कोई भी पतला और लंबा बर्तन है, ठीक है। अगर एक ग्लास जूस इसमें रखा है और एक ग्लास वही जूस इसमें भी पलट के इसमें इतना हो जाए, देखने में तो इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन मतलब बच्चा ये समझ जाएगा, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि एक ग्लास जूस इसमें रखेंगे तो भी उतना ही रहेगा, उसमें रखेंगे तो भी वो उतना ही रहेगा। मतलब उसको ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अच्छे से डेवलप हो जाती है, इसलिए ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अब हम उसे देखते हैं कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है, ठीक है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशनल का स्पेलिंग बहुत बड़ा हो जाएगा और लिखने में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है। आप यहाँ से समझ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो कि पियाजे के अकॉर्डिंग चौथी अवस्था होती है, ठीक है। चौथी अवस्था होती है, इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, ये चौथी अवस्था होती है और ये 11 वर्ष से शुरू होती है और ये 15 से 18 वर्ष तक ये चलती है, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि ये इतने पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, मतलब आप 18 ही मानकर चलिए, 11 के बाद से मतलब 12 से ये स्टार्ट हो जाएगी और 18 तक चलेगी। तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता पूछी जा रही है। तो इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक का दूसरा नाम ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है। इसको आप नाम से भी समझ सकते हैं, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका दूसरा नाम ही होता है, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं ऐसे ही। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। तो इसका जो विशेषता हो जाएगी वो अमूर्त चिंतन हो जाएगी। बच्चा इसमें मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, उनके बारे में भी हम सोच पाते हैं अच्छे तरीके से। और जो मूर्त चिंतन होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जो कि पियाजे के अकॉर्डिंग 3rd स्टेज होती है। और जो सामाजिक चिंतन होता है वो भी 3rd स्टेज में आ जाती है। और अहम केंद्रित व्यवहार, मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो ईगोसेंट्रिज्म होती है, अहम केंद्रित व्यवहार होता है बच्चे का, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम तीनों नाम से जानते हैं, उसकी विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारा बनेगा। अब हम लोग अपने आज का हमारा जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो अधिगम का इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था, उनके अनुसार जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना का संशोधन किया जाता है, संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो संरचनात्मक संगठना को संशोधित करने की बात जो होती है वो क्या कहलाती है जीन पियाजे के अनुसार। तो हम सभी को पता है कि जीन पियाजे
ने एडॉप्टेशन का के बारे में बोला था, ठीक है। एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन। अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का हिंदी होता है समावेशन या फिर आत्मसातीकरण, मतलब कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। का मतलब है कि जो भी हमने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है उसके हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना, ठीक है। जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम समायोजन या फिर एकोमोडेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी संशोधित करना या फिर इंग्लिश में मॉडिफाई करना वर्ड यूज़ हो, ठीक है। इंग्लिश में मॉडिफाई करना वर्ड यूज़ हो या फिर एडजस्ट करना वर्ड यूज़ हो, वहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो समायोजन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की बात की जाती तो वहाँ पे हमारा आंसर समावेशन बन सकता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो डी बनेगा। और अगर इसकी थियरी आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे CDP के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। पियाजे के अनुसार, पियाजे ने वस्तु स्थायित्व को के बारे में बात किया है, मतलब उनके जो 4 स्टेज हैं। पहला कौन सा है तो सेंसरी मोटर, जैसे कि इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल मतलब प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो चौथा है चरण वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज उन्होंने दिया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा किस स्टेज में दिखाता है। तो आप सभी को अगर मेरी लेक्चर आप लोगों ने वो वाला लिया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इस पॉइंट को अपने कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और ये एक फ्री का नंबर आपके लिए हो जाएगा अगर आप इसे याद रख पाते हैं तो जो बच्चा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो संवेदी परक चरण में या फिर सेंसरी मोटर स्टेज या फिर इसे हिंदी में इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज का होता है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है चीज़ों को, ठीक है। बच्चा यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि बच्चे में मतलब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है 18 महीने तक, मतलब लास्ट पहुँचते तक, कि अगर कोई भी चीज़ मेरे सामने नहीं है तो भी उसका अस्तित्व है। जब बच्चा मतलब बहुत छोटा होता है तो वहाँ पे ये होता है कि बच्चे के सामने से अगर कोई वस्तु हटा ली जाती है तो बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 18 से 20 महीने में पहुँचता है बच्चा, तो मतलब उसके अगर कोई इसका खिलौना ले लेता है तो मतलब उसको इफेक्ट पड़ता है, वो रोने लगता है कि मुझे मेरा खिलौना चाहिए। अगर वो सामान उसके सामने से हटा दी गई फिर भी वो उसके लिए रो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको दूसरी बात ये है कि आपको जो चारों स्टेज हैं उस चारों स्टेज का वो याद होना चाहिए कि कितने कितने एज में मतलब स्टेज है ये। जैसे कि संवेदी परक जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2, 0 का मतलब जन्म होगा, ठीक है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और जो प्री ऑपरेशनल होती है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। आपको ये एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए और एक सीक्वेंस में इसके आपको मतलब एज भी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चारों बातें पता होनी चाहिए। और उसके अलावा अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने आज के 5वें नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, ठीक है। संवेदी
गामक अवस्था जो है, जो कि फर्स्ट चरण की बात कह रहा है, पहले स्टेज की बात कर रहा है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, उस किसके साथ संबंधित है चारों ऑप्शंस में से। क्योंकि आपको एक चीज़ याद करके नहीं चलनी है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको हमेशा सीटेट में आपको ऑप्शंस के अनुसार ही अपने आंसर देने होते हैं, ठीक है। आंसर कभी कभी वैरी भी कर जाते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अभी तक आप लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है क्योंकि आपको पता भी चल गया होगा कि आपको आंसर देना कैसे है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका सही से आंसर दे पा रहे होंगे कि संवेदी गामक अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान करना। तो पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि तार्किक रूप से समस्या का समाधान करना थर्ड स्टेज में आता है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जो तो ये तो होगा नहीं। और अगला अगर हम देखें कि विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता, तो निर्वाचन और विश्लेषण की अवस्था जो है वो फोर्थ स्टेज में आती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। सामाजिक मुद्दों से अगर हम सरोकार करेंगे तो वो भी हमारा फोर्थ स्टेज, थर्ड और फोर्थ में आएगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ई ऑप्शन होगा। क्योंकि जो डेफर्ड एमिटेशन होता है, मतलब कि जो बच्चा अनुकरण करता है वो इंद्रिय गामक अवस्था में ही करता है। बच्चा जब छोटा होता है तभी दूसरों की नकल करता है, और नकल से ही वो चीज़ें बचपन में सीखता है, ये बात भी है। और याद करने की प्रवृत्ति भी इसमें जोड़ दी गई है ऑप्शंस में, तो वो भी हम लेकर चलेंगे। और उसके बाद मानसिक निरूपण, मतलब मानसिक जो छवि होती है बच्चे की संवेदी गामक अवस्था में ही बननी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अभी आप देखेंगे कि इंद्रिय गामक अवस्था या फिर मतलब जो संवेदी गामक अवस्था है, ये अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आंसर आपको सही से देने हैं अभी आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से बेहतर सीखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछ दिया गया। आप सभी को पता है कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, और जो पहली स्टेज है वही है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। और जो पहली स्टेज होती है उसे हम इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था और इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। तो आपको नाम से ही आंसर हमारा मिल गया। इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा जो है वो इंद्रियों का प्रयोग करके बहुत बेटर तरीके से सीखेगा। अमूर्त तरीके से बच्चा जब चिंतन कब करेगा, फोर्थ स्टेज में करेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये तो होगा नहीं। और भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग, तो वो भी इसमें नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीख रहा है संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था में। और अगला है कि निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, तो निष्क्रिय शब्दों बच्चा जो है वो आगे के स्टेजेस में समझता है, ना कि उस स्टेज में समझता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया है तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ही पूछा जाएगा। वो पूछेंगे क्या जीन पियाजे, जैसे मैंने आज आप लोगों को 27-28 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, उसी में से घुमा फिरा के ऑप्शन हम बदल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर आप लोग एक बार अपनी थियोरी को तैयार करके इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं और सही कर लेते हैं, तो जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके CDP वाले पोर्शन में 2 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम जो आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में आपके आराम से सही होंगे वो, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, ठीक है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन करेगा बच्चा, बात यही है डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम क्या है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये तर्क से ये नहीं लगा लेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक होगा, नहीं,
अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। तो अमूर्त संकल्पना के विषय में बच्चा जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही काम पूछता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और संवेदी परक अवस्था फर्स्ट होगी, इसमें तो होगा नहीं, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा और पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जीन पियाजे का 1-2 वीडियो मैंने और भी कराया है जिसमें मैंने क्वेश्चंस को कराया है, तो आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो कोहलबर्ग ने 3 स्टेज के बारे में बात की है, 4 की बात नहीं की है। एरिक इजेक्शन में भी 4 से ज़्यादा की स्टेज की बात की है। और स्किनर ने स्टेज की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक थियरी ही दिया था अपना। यहाँ पे पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो सही है। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद जो तीसरा है वो मूर्त संक्रियात्मक हो गया, और जो चौथा है वो क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये चारों आप लोगों को अच्छे से मतलब एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, ठीक है। तार्किक रूप से वस्तु व घटना के बारे में बच्चा यहाँ पे चिंतन कर रहा है। तो आप सभी को पता है संवेदी परक अवस्था में बच्चा जो है वो इंद्रियों के थ्रू सीखता है, ना कि तर्क के थ्रू सीखता है, ठीक है। यहाँ पे पहला नहीं होगा। दूसरा होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक जो है वो अमूर्त चीज़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे तर्क की बात की जा रही है। तो ये बच्चे में जो लॉजिकल थिंकिंग आती है, जो तर्क करना बच्चा सीखता है, वो किस में सीखता है, सेकंड में तो नहीं सीखता, क्योंकि उसके पहले ही सीख चुका होता है बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा तर्क नहीं सीखता है, बल्कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो तर्क करना सीखता है और तार्किक रूप से घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर, सॉरी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियोस को अगर आप लोग शेयर करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे जो है वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं अगर, तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है। पियाजे को जाता है, पावलाव को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है, या फिर स्किनर को जाता है। तो ये जो इसका जो सृजन करते हैं बच्चे, इसका जो श्रेय है वो डायरेक्टली पियाजे के पास जाता है, क्योंकि पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। और बाकी तो जो पावलाव हैं ये और व्यवहारवादी हैं, और स्किनर भी व्यवहारवादी हैं, लेकिन जो पियाजे हैं वो संरचनावादी हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो संरचनावाद में क्या होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को थ्रू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, जीन पियाजे को जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वो सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद अगला है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इनमें से कौन सा है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा है, सामाजिक अनुभव है, परिपक्वन है, या क्रियाकलाप है। तो मैंने आप लोगों को जब वीडियो बनाया था तो बताया था कि पियाजे ने भाषा को सबसे मतलब कम आंका था। उन्होंने भाषा को, बच्चा जब खुद से बात करता है तो उसे एक विकार के रूप में देखा था, ठीक है। तो भाषा को इन्होंने सबसे कम आंका है, और इनके अकॉर्डिंग जीन पियाजे के अनुसार भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को एकदम प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव को ही भी ये कम महत्व देते हैं, लेकिन भाषा को वो उससे भी कम महत्व देते हैं। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये मैच्योरेशन मतलब कि परिपक्वन से जुड़ा होता है, क्योंकि मतलब ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स को मना नहीं करते हैं, तो ये बात भी सही है। और एक्टिविटीज़ तो ये कराते ही हैं बच्चों से। सामाजिक अनुभव को भी ये एक थोड़ी बहुत महत्व देते हैं, लेकिन भाषा को ये बिल्कुल महत्व नहीं देते। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई रोल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को करेंगे, और कल के वीडियो में भी हम लोग जीन पियाजे से संबंधित 15 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कोहलबर्ग का भी कर लेंगे और वाइगोत्स्की का भी कर लेंगे, और उसके अलावा अदर थियरीज के भी क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी वीडियोज़ भी चाहिए कि मैं वीडियो थियरी के पार्ट में बनाऊँ, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि एक बार मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ इन सब बारे में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नई जानकारी को जोड़ने की बात यहाँ पे
की जा रही है, ठीक है। एडिशन की बात की जा रही है, नई जानकारी को जोड़ने की बात, मतलब ऐड करने की बात की जा रही है। तो जहाँ पे हम ऐड करने की बात करते हैं वहाँ पे हमारा जो आंसर होता है एसिमिलेशन, या फिर इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम हिंदी में आत्मसातीकरण कहेंगे, ठीक है। आत्मसातीकरण, हिंदी में आपको 2-3 नाम याद करने पड़ते हैं, अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं इसे तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। आत्मसातीकरण हिंदी में हम इसे कहेंगे, या फिर हम इसे समावेशन भी हिंदी में कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन का समावेश करना, मतलब कि उसे जोड़ना, ठीक है। समावेशन हिंदी में, या फिर आत्मसातीकरण आपको लिखा हुआ मिलेगा, और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो आपको एसिमिलेशन ही मिलेगा, ठीक है। और जो एकमेंडेशन होता है इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। नई जानकारी को डालने के बाद अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं तो उसे हम एकमेंडेशन कहते हैं। तो हमारा ये समायोजन आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ नई जानकारी को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई है, तो तभी हमें नई जानकारी को जोड़ने की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। और अगला क्वेश्चन है कि छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, ठीक है। छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को पूछा गया किस तरीके से और अब किस तरीके से पूछा जा रहा है। छिपी वस्तु को ढूंढ निकालना मतलब कि कोई भी वस्तु अगर हम छिपा देते हैं लेकिन बच्चा उसके लिए रोता है, चिल्लाता है, या फिर उसे ढूंढ निकालता है, या फिर उसके लिए बातें करता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो आ चुका है। और बच्चा जो है वो किस स्टेज में है, तो बच्चा जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले स्टेज में है, संवेदी गामक अवस्था में है बच्चा, ठीक है। तो जो वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ गया है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। समस्या समाधान यहाँ पे बच्चा कर नहीं रहा, ना ही प्रयोग कर रहा है, तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, और ना ही वो साभिप्राय कोई व्यवहार कर रहा है, बल्कि वो वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे में डेवलप हो गया है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख से, कान से, हाथ से सोचते हैं तो कौन से स्तर में बच्चे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है, इंद्रियां क्या क्या होती है, आँख होती है, कान होती है, हाथ होती है, स्किन होती है, जीभ होती है, यही तो इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। तो बच्चा जो है वो इंद्रियों से किस अवस्था में सीखता है, तो इंद्रियों से जो बच्चा होता है वो इंद्रिय जनिक गामक अवस्था में सीखता है, ठीक है। अस्तर नहीं होगा ये, स्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे स्तर होगा। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर इसे हम दूसरे अगर लैंग्वेज में लिखें, मतलब हिंदी में ही, इसका दूसरा नाम जो है वो संवेदी गामक अवस्था भी होता है। और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज ये होती है, ठीक है। 0 से मतलब कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, और बच्चा यहाँ पे अपने इंद्रियों के थ्रू सीखता है। और इंद्रियों में क्या क्या आती हैं, तो आँख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, जीभ हो गया और स्किन हो गया, ये हमारी इंद्रियां होती हैं। और इनके थ्रू बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टेज में, मतलब कि इंद्रिय जनित अवस्था में सीख लेता है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और कल हम लोग 15 क्वेश्चन जीन पियाजे के और करने वाले हैं। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को सही सही बना पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, या फिर खोजपूर्ण अधिगम, या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है। तो खोजपूर्ण अधिगम की बात तो सबसे पहले ये करते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करते हैं, तो ये भी मतलब नहीं होगा। और उसके बाद बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, मतलब कि बच्चे सीखने के प्रति कितने, मतलब बच्चे के अधिगम करने के लिए वो कितना तैयार है कि नहीं है, इन सब बातों के लिए उनकी संवेदनशीलता भी है। लेकिन ये शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की बात नहीं करते, ठीक है। जीन पियाजे जो है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की बात नहीं करते, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वहाँ पे बिल्कुल सही सटीक आंसर बैठेगा यहाँ पे। क्योंकि जीन पियाजे जो है वो करके सीखने की बात करते हैं, बच्चा जो है अपने नॉलेज का निर्माण खुद करता है। तो बच्चा जो है वो, अगर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता बच्चों को नहीं होती है, मतलब इनके थियरी से हम ये निष्कर्ष तो एकदम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कल इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, जिसमें कि हम लोग 15 और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जो कि जीन पियाजे से ही संबंधित 15 और क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए सीडीपी पर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को अगर चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और डेली आपको क्लासेज मिल रही है तो आपको 9 बजे क्लासेज मिल जाती है तो आप उसी समय उसे देख